नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज बैरागी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी। तो चलिए हेडिंग डालेंगे अपन नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, कल हमने नंबर सिस्टम के अंदर संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ा था। संख्या पद्धति के अंदर हमने संख्या देखी थी, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, और क्या क्या था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। आज हम करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो आज हम सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आज करेंगे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है को प्राइम संख्या। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होगी, सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी कि इस संख्या का सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे अपन, ऐसी संख्या लिख लेता हूं मैं, ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक एचसीएफ हो। कितना, एक। जिनका केवल एक एचसीएफ हो या फिर एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जिनका एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे अपन लेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं 25, 29। ठीक है, ये दो संख्या ली। ये दोनों संख्या क्या है, ये आपस में सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अपन देखेंगे दूसरी संख्या लेंगे 1 और 2। ठीक है, तो ये भी अपने आप में को प्राइम नंबर है। अब दूसरी में संख्या एक और लेता हूं 23 और 48। कोई सी भी नंबर ले सकते हैं अपन जिनमें एक के अलावा कोई सा भी नंबर कॉमन ना हो। जिसमें अब मैं ऐसे काटूंगा तो ये सिर्फ संख्या जो है वो एक से ही कट रही है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रही है। और ले लेता हूं मैं जैसे 111। ठीक है, और क्या लूं मैं, 39 ले सकता हूं। नहीं, 39 से तो कटेगा, 3 से कटेगा। तो क्या ले सकते हैं अपन, 35 ले ले, 7 एकम 7, चलो 35 भी हो सकता है। ठीक है, ये 37 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन ये 3 से ना 37 से कट रहा है। ठीक है, 5 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये भी आपस में को प्राइम हो गया। ठीक है, तो को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया कि ऐसी संख्या जिसमें केवल एक एचसीएफ आएगा वही हमारी सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसके अलावा हम सहअभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे लगातार, इसमें कैसे पढ़ेंगे अपन कि दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहां लिखेंगे, दो लगातार संख्या हमेशा सहअभाज्य होती है। दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है। कैसे, जैसे मैंने ले लिया 1 2 10 11, कुछ भी ले सकते हैं, 110 111 112, या ले लिया मैंने 9 10। ठीक है, 9 10 तो नहीं लिया, हाँ ठीक है। ठीक है, या फिर 10 11। जो लगातार संख्याएं आएंगी वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा सहअभाज्य होगी। कभी भी हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सहअभाज्य नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन इस टाइप से रहेंगे कि 9 10 10 11, तो ये तो सारी सहअभाज्य दिख रही है। ठीक है, तो एक ऑप्शन ऐसा आ जाएगा, मान लो 9 के बाद 12, ऐसा कुछ होगा तो वो नहीं होगा फिर। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, सहअभाज्य संख्या पढ़ ली हमने। ठीक है, इसमें अपन और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसको देखो और करने की कोशिश करो। तब तक मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूं, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, मिट गया था। चलिए, अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखेंगे अपन। चलिए, पहला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक जो है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, ना अभाज्य ना भाज्य। तो एक अपन ने क्या पढ़ा था अभाज्य के अंदर, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। एक फैक्टर तो 1 और दूसरा वो खुद जो नंबर होगा। जैसे मैंने मान लिया 2 में 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, मतलब खुद से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य हो गया। ठीक है, तो अभाज्य जो है, ठीक है, 2 तो कट रहा है लेकिन 1 कट रहा है क्या, 1 को लेंगे अपन। 1 का सिर्फ ये एक ही फैक्टर बन रहा है। ठीक है, 1 से ही कट रहा है, सिर्फ एक ही गुणनखंड है इसका। और दूसरा भाज्य में देखेंगे, भाज्य का तो 3 गुणनखंड बनना चाहिए, तो 1 का तो सिर्फ 1 बन रहा है, तो ना तो ये भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया हमारा। दूसरा क्या है कि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा ये है। तो हमने जो पूर्णांक पढ़ा था क्लास नंबर 1 में, अपन ने पूर्णांक पढ़ा था। पूर्णांक में हमने क्या पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो -4 -3 -2 ऋणात्मक वाली संख्याएं। एक क्या पढ़ा था +1 +2 +3। ठीक है, वो नंबर लाइन पे पढ़ा था अपन ने। उसके अलावा अपन ने 0 भी पढ़ा था। तो 0 क्या है, 0 क्या पढ़ा था, यहां तो ऋणात्मक पढ़ लिया था हमने ये, और ये अऋणात्मक पढ़ लिया था। लेकिन 0 क्या पढ़ा था अपन ने, ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे कि यदि P इंटू क्यू सम है। ठीक है, देखते हैं। यदि P इंटू क्यू जो है वो सम संख्या है, यानी कि P का गुणा अगर Q में करते हैं और ये दोनों सम संख्या है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। तो देखो सम की बोला है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ। आप कोई सा भी सम संख्या लिख सकते हैं। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां तक तो बात सही है कि दोनों सम होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं अगर P को 3 मान लूं और Q को 5 मान लूं तो ये 15 होगा। तो सही बात है, ये विषम हो रहा है। कहां हो रहा है, सम। ठीक है, लेकिन प्रश्न में बोला है कि P इंटू क्यू सम है, तो मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 18। अब देखो P इंटू क्यू सम भी है, P इंटू क्यू सम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो P क्या सम संख्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 4 लिख दूं और यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, तो यहाँ पे आएगा तो सम 5 चौक 20 आएगा। ठीक है, लेकिन ये सम संख्या है, लेकिन Q फिर विषम संख्या है, तो पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि P इंटू क्यू सम होता है तो P और Q का मान भी सम हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। P विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है, Q विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। मैंने 2 सम ले लिया तो यहाँ पे सम आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले सकता हूँ, तो ये विषम बन जाएगा। देगा तो ये सम संख्या ही, लेकिन यहाँ पे दोनों सम वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन की डेफिनेशन स्टेटमेंट दे रखा है ऑप्शन वाला, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यही हमारा पूछा भी हमसे यही है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर 4 है, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्लास 1 में परिमेय और अपरिमेय भी पढ़ा था। तो अपरिमेय और परिमेय किसको बोलते हैं, परिमेय अगर अपन पढ़ेंगे, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं अगर ये अपन पढ़ेंगे, तो परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था कि ये जो है वो a/b के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, a/नहीं शायद p/q बताया था मैंने, एक ही बात है। a/b या p/q एक ही बात है। यहाँ पे परिमेय संख्या इस फॉर्मेट में होती है, यानी कि ये 8/9 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन √2 इसका तो मान कुछ लगभग वगैरह में आएगा। ठीक है, √4 होता तो ये परिमेय संख्या बन सकती थी, क्योंकि √4 का मान 2 होता है और 2 के बटे में 1 लगाऊंगा तो ये p/q फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन √2 जो है वो परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सही हो जाएगा कि √2 अपरिमेय संख्या है, और इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, x का मान जिसके लिए x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, x+1 और x+3, x+1 और x+3, ये जो है तीनों अभाज्य संख्या है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलो
अब मैं यहाँ पे देखूंगा अभाज्य संख्या, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास नंबर फर्स्ट में बताया था कि कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है पूरी गणित के अंदर जो लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे बन रही हो। मात्र एक संख्या है जो 2 और 3 जो पास पास है और लगातार भी आ रही है, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ये x और x प्लस 1 ये दोनों तो पास पास है, x प्लस 1 में 2 जोड़ूंगा। यहाँ पे देखो मैंने कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, और यहाँ पे मैंने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। तो 2 का तो अंतर 2 का 4 का 7 का ऐसा अंतर हो सकता है, लेकिन 1 का अंतर पूरी अभाज्य संख्या में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 और 3 में मिलेगा। 2 और 3, उसके बाद 5 7 11, तो अंतर बढ़ता जाएगा ऐसे, लेकिन यही अंतर यहाँ पे रहेगा जो लगातार भी आ रहा है। तो यहाँ पे लगातार आ रहा है तो हम मान सकते हैं कि x की जगह 2 होगा और x प्लस 1 की जगह 3 होगा, और x प्लस 3 की जगह कितना हो जाएगा, फिर x को मान 2 लिया है तो फिर यहाँ पे भी 2 और 3 5 हो जाएगा। देखो तीनों अभाज्य संख्या है, x का मान पूछा था हमसे, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, यदि m 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है, m जो क्या है, m जो है वो 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। ठीक है, और n जो है वो 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है। n जो दे रखा है वो 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या का मान दे रखा है। प्रश्न कह रहा है कि m माइनस n क्या होगा, m माइनस n क्या होगा। तो इस सवाल को आप सबसे पहले यही वीडियो को स्किप कीजिएगा और सबसे पहले आप कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको क्लास नंबर 1 में इसका बताया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्याएं बताई थी, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, फिर मैंने बताया था 1 से लेकर 50 तक के लिए, 1 से लेकर 50 तक के लिए कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 1 से 50 तक के लिए 15 अभाज्य संख्या होगी। फिर 50 से 100 के बीच में बताया था, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो अब अपन से पूछा है m का मान, सॉरी m दिए रखा है कि 0 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या का मान है। m का मान क्या है, 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या। तो m में क्या मान लूंगा, यहाँ पे m बराबर मैं मान सकता हूं 0 से 50, यानी कि यहाँ पे 1 से ये 0 से 50, 0 से 50 कितना हो जाएगा, m का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, और n जो है वो 50 से 100 के बीच में है, 50 से 100 बराबर है n के, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्रश्न ने क्या पूछा है, m माइनस n पूछा है, यानी कि m माइनस n पूछा है, m कितना है, 15 है, तो n की जगह मैं 15 लिखूंगा और n की जगह माइनस 10 लिखूंगा। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 15 में से 10 किया तो 5, और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है। ठीक है, कि n के कितने मान हो सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है कि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां n एक पूर्णांक है, मतलब एक प्योर संख्या है। तो मैं यहां पे देखूंगा कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक। ठीक है, तो यहाँ पे 33 आ रहा है, तो 33 से बड़ा ही कोई नंबर होगा यहाँ पे। तो मैं देखूंगा कि 33 से बड़ा एक स्क्वायर कौन सा होता है, परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है, यानी कि ये 6 की घात 2 हो सकता है। ठीक है, 6 की घात 2 हो सकता है, यानी मैं 36 में से 33 को माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ पे 36 हो जाएगा, n का मान मैंने क्या ले लिया है, यहाँ से 6 ले लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो 36 में से कितना जाएगा, 31 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे 36 में से 29 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो 3 5 7 ये तीनों क्या आ रही है, अभाज्य संख्या आ रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे n अपन क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, n का मान 6 आ रहा है, हमको सबको पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मान संभव नहीं है। देखो ऑप्शन में 6 भी है तो 6 नहीं लगाना है। प्रश्न ने पूछा है कि कितने संभावित मान हो सकते हैं, तो देखो अपने को संभावना तो एक ही लग रही है, लेकिन पूछा है पूर्णांक। अब मैंने आपको पहली वाली क्लास में यह भी बताया था कि पूर्णांक जो है वो
वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यानी n का मान अपन प्लस माइनस 6 ले सकते हैं, यानी कि प्लस 6 भी ले सकते हैं और माइनस 6 भी ले सकते हैं, तो दो मान संभव होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, और पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कि दो संभावित मान बन सकते हैं, ठीक है, दो संभावित मान बन सकते हैं, प्लस 6 और माइनस 6, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है पहले क्लास नंबर 1 में मैंने सारी क्वेश्चंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, क्या क्या होती है सारी संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, विषम, सम और सहअभाज्य वगैरह सब पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद इन्हीं पे अपन इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन बना बना के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं है, अपन अगर पहली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो दूसरी क्लास में ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं इनमें कोई अपन को दिक्कत नहीं आएगी, जो पढ़ा है वही वापिस से क्वेश्चन बन के हमारे सामने आ रहे हैं। चलो अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि x, y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इन तीनों का योग कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। अब मैंने कल अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या कैसे लिखवाई थी, मैंने अभाज्य संख्या लिखवाई थी 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13 और ऐसे ऐसे चलते मैंने लिखवाई थी। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं चलती जाएगी सारी विषम संख्या होगी, और अगर मैं किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ूंगा तो मुझे हमेशा किसी भी दो संख्या विषम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपन को सम संख्या मिलेगी, ठीक है। और चलिए मैं तो आपको ये सारी चीजें लिखवा ही देता हूं इस क्वेश्चन के बाद में, लेकिन थोड़ा सा समझना, दो विषम को जोड़ने पे सम बन रहा है, लेकिन अगर तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो विषम संख्या बनेगी। जैसे मैंने मान लो 3 + 5 + 7 को जोड़ा तो मुझे यहाँ पे विषम संख्या ही मिलेगी, कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इन तीन विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहा हूं, देखो अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो अभाज्य में मैं सिर्फ दो को नहीं ले रहा हूं, बाकी सभी तीनों अभाज्य संख्या, बाकी तो सारी विषम संख्या भी है। तो मैं अगर दो के अलावा कोई सी भी विषम अभाज्य संख्या लेता हूं तो वो विषम संख्या ही बनकर आएगी, क्योंकि सारी अभाज्य संख्या विषम ही होती है एक सिर्फ दो को छोड़कर। तो अगर मैं विषम संख्या तीनों लूंगा तो फिर क्या होगा, फिर कभी भी 38 नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि तीन विषम संख्याओं को जोड़ने पर कभी भी सम संख्या नहीं आ सकती है। यानी इस x, y, z में से एक संख्या तो विषम सम संख्या रही होगी, तो एक सम संख्या और एक कौन सी होगी, अभाज्य होगी। तो अभाज्य होगी तो मैं अभाज्य लिख लेता हूं, x की जगह x का मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। अब ये जो बाकी की दो संख्या है, ये जो बाकी की दो संख्या है ये हो सकती है, दोनों कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन था, देखो x का अधिकतम मान पूछ रखा है, तो यानी कि अगर ये x उधर गया तो यहाँ पे y + z बचेगा। x का अधिकतम मान पूछ रखा है तो मैं फिर इस x को 2 नहीं लेता हूं, मैं y को 2 ले लेता हूं, क्योंकि x 2 से तो ज्यादा ही आएगा, इन दोनों का योग फिर ज्यादा ही आएगा, तो 2 से तो ज्यादा ही आंसर बनेगा। ऐसे दिमाग लगाना थोड़ा सा। तो यहाँ पे x ज्यादा, अपन x तो 2 ले ही नहीं सकते क्योंकि अपन को अधिकतम मान चाहिए x का, तो मैंने y की जगह 2 लिख दिया, z की जगह भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर ये 2 जो है, देखो ये x + z को मैंने यहीं रहने दिया, और ये 38 ऐसा कैसे ही, और ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास ये x + z बचा इधर, और बराबर में आ गया 36। अब ये जो है दोनों, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, और ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में अपन को, अगर अब मैं इनमें से एक को 2 ले लूं तो फिर सम संख्या नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि 2 के अलावा दूसरी जो संख्या है इसको मेरे को 34 लेना पड़ेगा, और 34 तो अभाज्य संख्या है, तो यहाँ तो 2 आ ही नहीं सकता। प्रश्न में कहा है कि x का मान अधिकतम होना चाहिए, तो देखो अभाज्य संख्या भी लेनी है, तो यहाँ पे अगर मैं 35 रखूंगा तो ये तो भाज्य संख्या है, और 36 से छोटा ही आना चाहिए, क्योंकि z में भी कुछ जोड़ेंगे, तो 35 नहीं आ सकता है, 33 लिख दूंगा x की जगह, 35 यहाँ लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 35 भाज्य संख्या है। फिर मैंने 33 लिया तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तो ये भी 33 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 33 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। फिर मैंने लिया 31, यहाँ पे 31 लिया तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। अब देखो 31 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर 36 भी आ रहा है, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का अधिकतम मान 31 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अच्छा, अगले प्रश्न चलने से पहले मैं आपको ये सम विषम का बता देता हूं। जैसे हम किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, विषम प्लस विषम, विषम को विषम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। जैसे 3 ले लिया, इधर 5 ले लिया, तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, या फिर विषम में से विषम भी घटाएंगे तो भी सम संख्या आएगी। तो जोड़ो घटाओ तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। उसी प्रकार से सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगी। ठीक है, विषम में विषम जोड़ेंगे तो अपन को सम संख्या मिलेगी, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार से विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे, विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमको हमेशा विषम ही मिलेगा। ठीक है, जैसे विषम ले लिया 3, यहां ले लिया सम 2, तो कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि विषम है। ठीक है, तो इस टाइप से भी ये चीजें काम की है। ठीक है, ये होगा। अब इसके अलावा अगर हम विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में करते हैं, ठीक है, विषम का गुणा विषम में, चलिए ये तो प्लस वाला हो गया। यहां पे अपन विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 मिलेगा, यानी कि विषम का गुणा करने पर विषम ही मिलता है। ठीक है, अब सम संख्या का गुणा सम संख्या में करेंगे तो सम संख्या मिलेगी। जैसे 2 का गुणा 2 में किया तो 4, 2 का गुणा 8 में किया तो 16, 2 का गुणा 36 में किया तो 72। ऐसा ना अपन को सम का गुणा करने पे सम संख्या ही मिलेगी। अब सम संख्या का गुणा विषम संख्या में करेंगे, किसी भी सम संख्या का गुणा अगर विषम संख्या में करेंगे तो 2 और 3 को ले लेते हैं, ये 2 ये 3 ले लेते हैं तो कितना आएगा, 6। यानी कि सम का गुणा विषम में करने पर भी हमको सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें अपन को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, इसको क्लियर करता हूं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 लगातार पूर्णांकों में एक सम है और दूसरा दे रखा है कि विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप का है। विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप का है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में कितना खराब लग रहा है, लेकिन बहुत सरल है। एग्जाम में आएगा तो अपन इसका फ्री में नंबर ले सकते हैं, क्योंकि देखो पहला प्रश्न क्या कहा है, पहला कि 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम होगा, तो बिल्कुल सही बात है ना। क्यों, क्योंकि देखो मैंने 2 लगातार लिख लिए, 1 2, या फिर ये 2 पूर्णांक हो गए, या फिर 2 3, कोई भी ले लो, 99 100 ये लगातार है, या फिर 102 103, कुछ भी ले लो, एक सम होगा और एक विषम होगा। तो 2 लगातार पूर्णांक में आपको एक सम मिल रहा है, तो पहला वाला कथन जो है हमारा वो सत्य हो गया। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि दूसरा क्या है, विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक है ना, उसका वर्ग क्या है, 8n+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको देखेंगे अपन। जैसे मान लो मैं कोई संख्या लेता हूं, मैंने संख्या ली 3, अब ये विषम संख्या है, विषम संख्या मैंने ले ली, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो क्या ये 8n+1 का फॉर्म है क्या, बिल्कुल होगा। देखो 8n ही दे रखा है, 8n+1, 8n+1, ठीक है। तो 8n की जगह में कितना ले रहा हूं, यहां पे 1 ले रहा हूं, n की जगह 1 लिया और +1 किया तो देखो 9 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से मैं एक विषम संख्या लेता हूं 5 का स्क्वायर, क्योंकि विषम का वर्ग ही 8n+1 के फॉर्म में है, तो 5 का स्क्वायर ले लिया मैंने, कितना होता है 25। तो अब क्या ये 25 जो है इसको 8n+1 लिख सकते हैं क्या, तो देखो मैंने 8 तो ये लिख दिया, 8 का गुणा 25 तक पास में ले जाओ, 24 तक जाएगा तो 8 किया 24 हो जाएगा, और +1 जोड़ूंगा तो ये देखो n की जगह कितना लिया मैंने, 3 लिया, तभी तो 8 किया 24 + 1 25 हुआ। चलिए कंफर्म करने के लिए एक नंबर और ले लेते हैं अपन, जैसे 7 ले लेते हैं या फिर 11 ले लेते हैं। 11 भी विषम संख्या है, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। विषम संख्या का स्क्वायर 121 वो बराबर है 8n+1 के, क्योंकि इसके फॉर्म में लिख रखा है। तो 8 का गुणा 120 तक ले जाना है, तो 8 का गुणा किसमें करूंगा, n का मान कितना लूंगा मैं, 15। n की जगह मैंने 15 लिखा, तो 8 × 15 120 हो गया, और मैंने 1 जोड़ा तो 121 मिल गया। यानी कि विषम संख्या का स्क्वायर जो होता है वो 8n+1 के फॉर्म में ही होता है। तो हमारे दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी वाला, एक और दो दोनों का कथन कौन से हैं, सत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखो अगला प्रश्न है ये
110 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है? चलिए 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या, देखो कंडीशन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 110 तक यानी 0 से गिनती शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे करके कहां तक जाना है? 110 तक। लेकिन प्रश्न में बोला अभाज्य होनी चाहिए, तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, यानी 2 से शुरू करना पड़ेगा, 2 3 4 ऐसे करके चलना पड़ेगा। एक कंडीशन और दी है कि विषम अभाज्य होनी चाहिए, तो 2 भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि तो सम अभाज्य है। ठीक है, तो 3 से शुरू करेंगे, 3 है ना, और गुणा करना है, तो देखो 3 जो है वो विषम पहली अभाज्य संख्या इंटू 3 के बाद 5, यहाँ पे 4 आया, 4 नहीं आएगा, 5 के बाद कितना लेंगे? 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, और ऐसे चलते हुए कहां तक जाएंगे अपन? 109 तक। ठीक है, चलिए अब अपन को इतना गुणा करेंगे तो दुनिया का बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, तो अपन को पूरा नंबर नहीं याद करना है, पीछे का जो इकाई अंक आता है, यूनिट डिजिट, अपन से इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक जो कि सबसे पीछे आएगा। तो देखो यहां पे तुमको ये 5 दिख रहा होगा, ठीक है, ये 5 दिख रहा है, 5 का मल्टीप्लाई करने पे अपन को इकाई अंक आसानी से पता चलता है। यदि 5 का गुणा एक सम संख्या से होता है तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। ठीक है, और 5 का गुणा यदि विषम संख्या तो 2 ही होती है, सम या विषम, तो 5 का गुणा विषम संख्या से होगा तो पीछे कितना आएगा? 0 के अलावा पीछे 5 आएगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ये देखो, इसमें 2 तो कहीं से कहीं तक आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या सारी की सारी विषम होती है, सिर्फ 2 को छोड़कर, और 2 इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर 2 कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, या 4 में भी 2 छुपा हुआ है, तो यानी सम संख्या तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, सम संख्या इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे यहाँ पे सारी विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो 5 का गुणा 3 में हो तो कितना हो गया? 15। ठीक है, 15 साथी 105, यानी फिर पीछे 5 आएगा, यानी कुछ भी आओ आंसर, पीछे इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा, बाकी आगे कुछ भी आओ, तो इकाई अंक हमारा 5 हो जाएगा और सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रश्न में अगर अभाज्य की जगह भाज्य हो जाता, ठीक है, सॉरी अभाज्य नहीं, विषम हट जाता, सिर्फ खाली विषम हट जाता, फिर बोलता प्रश्न की 110 तक की सभी अभाज्य संख्याओं में इकाई अंक अगर गुणा करें तो इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पे फिर 2 भी आएगा। अब देखो 5 का गुणा 2 में होगा, तो अब जो है यूनिट डिजिट क्या आएगा? क्योंकि 5 का गुणा इस सम संख्या में हो रहा है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा, आगे कुछ भी आओ। ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो इस कंडीशन में हमारा 0 आंसर हो जाएगा, लेकिन विषम अभाज्य बोलेगा तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m और n समीकरण m² + 105 और n² को संतुष्ट करेंगे। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, m और n के जोड़े बताने हैं। ठीक है, जो कि किसको संतुष्ट करेंगे? m² + 105 बराबर n² को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो कितने जोड़े हो सकते हैं? सकारात्मक में पूछा है, तो देखो m² - n² हो जाएगा, बराबर में 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन m + n लिख सकते हैं इसको, और इसको n - n लिख सकते हैं, बराबर 105 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है एक, ये जब a² - b² का फॉर्मेट है तो इसका सूत्र होता है a + b a - b टाइप से। अब मैं क्या ले सकता हूँ? इसके गुणनखंड करने हैं, और प्रश्न में क्या बोला है कि सकारात्मक, अच्छा कुछ ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? 1 का गुणा 105 में करेंगे, या फिर 3 का गुणा 35 में करेंगे, या फिर 5 का गुणा 21 में करेंगे। ठीक है, 5 का गुणा 21 में करेंगे, या फिर 7 का गुणा 35 में करेंगे। और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ हो रहा है, 7 के बाद 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 15 से भी कटेगा, 15 नहीं, 15 7 105, तो 15 7 105 ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड, चलिए यहाँ पे ये 7 एकम 7 होगा, और 15 7 105 हो जाएगा, तो फिर ये नहीं आएगा। मतलब कितने हो रहे हैं? 4 जोड़े हो रहे हैं। अब 4 जोड़े हो रहे हैं, यानी m + n की जगह मैंने 1 लिया और n - n की जगह मैंने 105 लिया है, या फिर m + n की जगह 3 और n - n की जगह 35। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक सम संख्या बनेगी, मतलब ये आंसर हो सकता है। क्योंकि ये अपन कैसे कर सकते हैं इसको? m + n और m - n, यहाँ पे अपन ने 1 लिया, यहाँ पे 105 लिया, ये कट गया तो 2m बराबर 106 हो गया, यानी कि सकारात्मक पूर्णांक हो सकता है। कितना हो जाएगा? 5 और 3 53, और फिर जो बचा हुआ n का मान हो जाएगा।
ठीक है, उसी प्रकार से ये भी सम बन रहा है, यानी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी कितने जोड़े बन सकते हैं, 4 जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।